हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर भी 12th क्लास की एनसीईआरटी मैथ वो फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है वृत्ताकार कुंडली। यानी कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हम पढ़ रहे हैं क्या, बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, है ना। बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ा था हमने चैप्टर 4 में, जिसमें हमने पहला अनुप्रयोग पढ़ा था कि अनंत लंबाई का जो धारावाही रिजिड रेखीय चालक तार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, उसको हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। अब आज का हमारा दूसरा अनुप्रयोग है, एक वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या कि जैसे हमने एक क्या लिया था, एक चालक तार लिया था, धारावाही चालक तार लंबा और सीधा लिया था, जो क्या था हमारा एक्स वाई था। ठीक है ना, क्या था, तार एक्स वाई था। अब हमने क्या किया बेटा, इसी चालक तार को एक मोड़ कर एक वृत्त के आकार का रूप दिया है। ठीक है, इसी तार को हमने मोड़ा है और मोड़ के क्या बना दिया, एक वृत्ताकार कुंडली या वृत्ताकार लूप बना दिया है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वृत्ताकार कुंडली भी कह सकता है, वृत्ताकार लूप भी कह सकता है ना। तो देखिए जी, आपको एक्स वाई चालक तार दिख रहा है, इसको हमने क्या किया, ऐसा मोड़ा है और वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ दिया है, इसको रूप दे दिया है वृत्ताकार लूप का, जिसका जो केंद्र है वो ओ है और त्रिज्या क्या मान ली हमने यहाँ पे, आर मान ली। ओके, और एक्स वाई चालक तार है, तो देखिए धारा की जो दिशा है वो कहाँ है, एक्स से वाई की ओर, यानी ऐसी ऊपर की तरफ, ऊपर की दिशा में क्या धारा बह रही है, एक्स से ऐसी ऐसी धारा बहती हुई आएगी और ऐसी ऐसी वापस आके यहाँ से नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, तो एक्स से वाई की ओर क्या बह रही है, धारा। और पिछला हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी जो धारा बह रही थी चालक तार, वो भी एक्स से वाई की ओर बह रही थी। ठीक है, तो जी आपका इस प्रकार से चित्र है कंप्लीट हुआ। इसमें हमने इसकी परिधि पे क्या लिया, ले लिया एक डीएल लंबाई का एक अल्पांश ले लिया, जिसको क्या बोल लिया हमने, ए बी, है ना। डीएल लंबाई का एक अल्पांश ए बी ले लिया, और ऐसे इसमें कई अल्पांश हो सकते हैं, जैसे ए बी है, सी डी है, ई एफ है ना। ऐसे बहुत सारे अल्पांश हो सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा अल्पांश की जरूरत नहीं है, हमने केवल यहाँ पे एक अल्पांश आपको दिखाया है। ओके, तो चलिएगा हम कहते हैं अपना डेरिवेशन स्टार्ट। ठीक है, तो माना वगैरह आप चित्र से देख के लिख सकते हो कि माना कि एक्स वाई कोई चालक तार है, ठीक है, जिसको वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, मोड़ दिया गया है। ठीक है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है एक्स से वाई की ओर, और इस कुंडली का केंद्र ओ है, त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक है, और हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ओके, इतना सारा कुछ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे तब वृत्त अल्पांश ए, तब बायो-सैवर्ट के नियम से, कौन सा नियम लगाएंगे, बायो-सैवर्ट का नियम। तो बायो-सैवर्ट का नियम, बायो-सैवर्ट के नियम से और क्या आएगा, अल्पांश ए बी के कारण वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो तीव्रता अल्पांश के कारण है चूंकि, तो हम क्या करेंगे, इसको डीवी लिखेंगे। तो डीवी बराबर कितना आएगा बेटा, डीवी बराबर आएगा म्यू 0 अपॉन कितना आएगा, 4 पाई, और इंटू ये बन जाएगा आपका आई डी एल, और क्या आएगा साइन थीटा, और अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, ये कितना हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर। ठीक है, कहां से आया जे, बायो-सैवर्ट के नियम से आया, डीवी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब चूंकि आपको पता होना चाहिए, छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे कोई वृत्त है, तो अगर हम उसको उससे एक स्पर्श रेखा खींच दें, क्या खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है एंगल। पता है, आपने कक्षा 10 में अध्याय 10 पे एक वृत्त नाम का चैप्टर है, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि जब किसी वृत्त से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उसकी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, देखो हमने स्पर्श रेखा नहीं खींची, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे जो वृत्ताकार लूप है उसकी परिधि पर हमने एक हमने डीएल लंबाई का अल्पांश लिया कि नहीं, और हमने डीएल लंबाई का जब एक अल्पांश लिया, ठीक है ना, तो वो अल्पांश क्या कर रहा है, वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहा है, यानी टच कर रहा है। ठीक है ना, तो अल्पांश नीचे ऊपर कहीं भी कर, इससे कोई प्रॉब्लम। ठीक है, लो ए हो गया। ठीक है, चलो इसको हम ऐसा बनाने, ए ऊपर नीचे करने दे, बी कहाँ करने दे, ऊपर है। तो देखिए जो अल्पांश है हम बोले इसको, तो ये क्या कर रहा है, वृत्त की परिधि पर स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्पांश है वो जो वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या है, ठीक है ना, उस इन दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो कितने का क्रिएट होगा, 90 डिग्री का।
ठीक है। तो यानी यहाँ पे एंगल अपना 90 बन रहा है, तो साइन थीटा के स्थान पर हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। ओके, क्योंकि देखो अब आप कहो कि सर यार थीटा कहाँ से आया है, देखो आपने पढ़ा होगा, जब मैं पहले बायो सेवर्ट के नियम में बताया था कि मान लो देखो जी आपके पास क्या है, कोई अल्पांश है कि नहीं। अब इस अल्पांश से हमने क्या किया, एक बिंदु P लिया, ठीक है, ये बिंदु P है और ये अल्पांश dl लंबाई का अल्पांश है। तो देखो इस अल्पांश और इसके बीच में थीटा डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है कि नहीं। देखो ये त्रिज्या है ना, r, ये त्रिज्या है और ये क्या है, ये अल्पांश है, तो इनके बीच में क्या बन रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है कि देखो जी क्या है, त्रिज्या है, यानी जिस बिंदु पे आपको केंद्र ऊपर निकालना ना, तीव्रता, तो ये ओस है, यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है, और ये अल्पांश है, तो अल्पांश इसके बीच में कितने का बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, मतलब थीटा का एंगल बनेगा। लेकिन थीटा इक्वल होता कितना है यहाँ पे, 90 होता है, ठीक है ना, इसलिए हमने सीधी रेखा खींची। अब ये बताइए वृत्त की त्रिज्या त्रिसीध होती नहीं, कैसी होती है, बिल्कुल सीधी होती है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो साइन थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे हम, 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, इसको मिटा दें, और हमने समझाने के लिए बोला था। तो चूंकि थीटा बराबर कितना रख रहे हैं हम, 90 रख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dB था ना, dB इक्वल टू आएगा आपका म्यू 0 अपॉन कितना आएगा, 4 पाई, और इंटू इधर हो जाएगा आपका I इंटू DL, और साइन कितना हो जाएगा 90, ठीक है। साइड में लिख देना आप थीटा इक्वल टू कितना है 90, ये साइड में आपको लिखना है, यहाँ पे आएगा r स्क्वायर। अब आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है ना, तो साइन 90 के स्थान पे 1 आएगा, और 1 का गुणा DL में होगा तो IDL जगह तो आएगा, तो ये बन जाएगा आपका कितना, dB इक्वल जो होगा आपका म्यू 0 अपॉन कितना आएगा 4 पाई है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और इंटू जी कितना आएगा I इंटू DL, ठीक है, I इंटू DL, हाँ I इंटू DL, और अपॉन कितना आएगा आपका r स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर कितना दे सकते हो, 1, इतना आ जाएगा मान। तो बताइए इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया, पहले उसका वो मतलब जो वृत्ताकार लूप है उसकी त्रिज्या और अल्पांश के बीच बनने वाला कोण कितना है, 90 डिग्री का है, तो वहाँ पे साइन थीटा के स्थान पे क्या रखा हमने, साइन 90 रखा, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो कितना आ गया IDL अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा क्या है हमारा, एक अल्पांश AB के कारण, एक अल्पांश के कारण है। अब ऐसे ऐसे तो वृत्त की परिधि पर कई अल्पांश होंगी ना, तो अगर हम संपूर्ण अल्पांशों को मिलाएं तो संपूर्ण अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वो असंभव हो जाएगा, क्योंकि तार भी हमारा कैसा था, अनंत लंबाई का। अब अनंत लंबाई के तार को हमने मोड़ा जब, तो वृत्ताकार लूप तो बना होगा बहुत बड़ा। अब ऐसे कई अनंत अल्पांश है, अनंत अल्पांशों के कारण तीव्रता हम निकाल नहीं सकते, एक अल्पांश के कारण निकाल रही, लेकिन हमें यदि पूरे वृत्ताकार मतलब वृत्ताकार पूरे लूप के कारण अगर केंद्र पर तीव्रता चाहिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हम क्या कर देंगे, उसका इंट्रीकेशन कर देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कर देंगे, हम इंट्रीकेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, जो कि हम हमेशा से करते आए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, अतः वृत्तीय संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो निकालते हैं, तो देखिए डीबी का अभी अल्पांश के कारण था तो डीबी हो गई थी, है ना, लेकिन हमें क्या करना है, संपूर्ण उसके कारण निकालना है, संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण, है ना। तो हम क्या लिखेंगे फिर उसको, तीव्रता को बी लिखेंगे, बी बराबर कितना आएगा आपका इंट्रीकेशन ऑफ, और कितना आएगा आपका डीबी, ठीक है, और डीबी का मान समीकरण 1 से रख दो, तो बी बराबर कितना आएगा, इंट्रीकेशन ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू जी आएगा आपका IDL अपॉन कितना हो जाएगा r स्क्वायर। अब जो वैल्यू इसकी कांस्टेंट है वो समाकलन से बाहर निकाल दो, ठीक है ना। तो क्या क्या वैल्यू कांस्टेंट है हमारी, b बराबर देखो म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्या है, नियतांक है, तो ये तो बाहर निकलेगा। ये नियतांक क्यों भैया, क्योंकि इसका मान कितना हो रहा है 10 की पावर -7, और जो हमेशा कांस्टेंट कभी बदलता नहीं है, तो इसको बाहर निकाल देंगे। अच्छा I क्या विद्युत धारा जितनी बह रही तो बह रही, वो भी नियत है, और साथ में r स्क्वायर त्रिज्या जितनी है वो भी रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं, ठीक है ना। और समाकलन के अंदर क्या बचेगा फिर हमारा, केवल dl। इतना कटा तो नहीं है, अब कटेगा, क्या बोल रहे हैं, अब नहीं लिख पाएगा, नहीं लिखने दो, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे dl है, dl का मतलब क्या होता है, एक अल्पांश की लंबाई, dl का मतलब क्या है, एक अल्पांश की लंबाई, समाकलन के अंदर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने dl बहुत सारे dl का योग है। समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़, ऐसे कई सारे अल्पांशों का क्या है, जोड़ है,
वो आपको पता है जब कई सारे अल्पांश मिलेंगे तो वृत्त की एक परिधि का निर्माण करेंगे। जब कई सारे अल्पांश मिलेंगे, जुड़ेंगे आपस में, ठीक है ना, तो वृत्त की एक परिधि का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और चूंकि आपको पता है, छोटी कक्षाओं में आपने सीखा भी होगा कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है ना। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। बहुत बढ़िया। और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल नहीं चाहिए हमें, परिधि का परिधि चाहिए, ठीक है ना। तो समाकलन डीएल का मतलब है बहुत सारे अल्पांशों का योग, और कई सारे अल्पांश जब जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, एक वृत्त की परिधि का निर्माण करेंगे, और जिसका वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो इसके स्थान पे जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है, इसके स्थान पे क्या आएगा, 2 पाई आर। यानी ये बनेगा आपका b बराबर म्यू 0 अपॉन कितना आएगा, 4 पाई, इंटू जो हो जाएगा आपका 2 पाई आर। नहीं, एक चीज खा गए हमें यहाँ पे, आई अपॉन आर स्क्वायर, वो लिखने पहले क्या आएगा, पहले आई अपॉन आएगा आर स्क्वायर, और इंटू अब हो जाएगा आपका 2 पाई आर। अब देखो 2 पाई से जब आपका 4 पाई कटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और एक आर से आपका एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल जो बच रहा है उसको लिखो, तो बी इक्वल कितना आएगा आपका, म्यू 0, ठीक है, अपॉन 2 बच रहा, और यहाँ पे क्या बच रहा, आई अपॉन आर। इतना ही बचा। इसको जरा समीकरण कितना दे दो, 2 दे दो, ठीक है। अब देखो, चूंकि वृत्ताकार कुंडली है तो कुंडली में तो कई फेरे होते हैं। अब आप कहोगे सर ये फेरे क्या हैं, तो आपने देखा होगा जो मोटर वायरिंग का जो काम करते हैं ना, लोग मिस्त्री होते हैं, मोटर वायरिंग का काम करते हैं, किस किसने देखा, सबने देखा होगा अक्सर। उसमें क्या करते हैं, मोटर में भरवे के लिए क्वाल बनाते हैं, मोटर में भरवे के लिए क्वाले बनाते हैं। अच्छा, वो लकड़ी का एक ऐसा वो एक मतलब लकड़ी का फ्रेम ले लेते हैं, उसके अंदर ऐसे गोल गोल 2 ठैया बॉक्स लगे रहते हैं, तो उस तार को ऐसे ऐसे लपेटते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे लपेटते हैं ना, और उससे क्या बनाते हैं, क्वाल बना लेते हैं। और वो क्वाल को आप सीधा करो तो वो भी कैसे होगी, वृत्ताकार हो जाएगी, लेकिन उसको सीधा ना करके पूरी लंबी क्वाल बना के उसको ऐसा ऐंठ के, ठीक है ना, और क्या कर देते हैं, मोटर के अंदर भर देते हैं। तो उसमें वो कितने तार नहीं लपेटते हैं, बहुत सारे लपेटते हैं। तो इसी प्रकार ये होता है, ठीक है, इस कुंडली में भी इसी प्रकार के तार लपेटे जाते हैं। जैसे आपको कुंडली बनाना है तो देखो हम आपको एक वो बता रहे हैं, देखो कि जैसे मान लो कि आपको कुंडली बनाना है ना, तो देखो ऐसे लपेट सकते हैं हम, ऐसे तार लपेट सकते हैं, क्लियर। ये भी क्या है, कुंडली है, क्या है ये, देखो कितने सारे फेरे हैं फेरे कि नहीं, वो आपको सीधी दिख रही, लेकिन इसमें अगर हम फेरे लपेटना चाहें तो फिर ऐसी रूप आएगा कि नहीं, जब फेरे बनाएंगे तो ऐसी रूप में आएगी वो कुंडली, जबकि अभी वो सीधे तार की कारण है। तो हम बोल नहीं रहे कि हमने लिया है, लेकिन हम मान रहे कि अगर मान लो जो आपकी वृत्ताकार कुंडली है, लूप है, उसमें अगर कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, तो फेरों की संख्या, क्या फेरे माने, देखो जैसे यहाँ से गया ये तार, ऐसा ऐसा घूम के आया, फिर आया, फिर ऐसा गया, फिर घूम के आया, फिर ऐसा गया, फिर घूम के आया, तो ये फेरे ही तो लगे, चक्कर ही लगे, फेरे है ना। तो हम क्या मान रहे हैं कि यदि वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल एन हो, तो है ना, फेरों की संख्या एन हो, तो आप समीकरण कितने से कर सकते हैं, 2 से। तो समीकरण 2 से, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका म्यू 0, और एन का इसमें गुणा हो जाएगा, तो एन साथ में आई आएगा, और अपॉन कितना आएगा, 2 आर, इतनी आएगा, कितना आएगा, म्यू 0 एन आई अपॉन कितना आएगा, 2 आर। और यही क्या है, यही आपका वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक है। बताइए क्या ये बात समझ में आई, किसमें देख लू ना, कि यदि फेरों की संख्या एन हो गई, में बहुत सारे फेरे लगे हों, फिर अभी तो हमने एक तार मोड़ा, अब ऐसे ऐसे मुड़ते जाओ, बहुत सारे तार कर लो, बहुत सारे फेरे कर लो। हाँ, हाँ, देखो हम तुम्हें एक चीज बता रहे, देखो जैसे मान लो जी हमारी माइक की डोरी है, और हम फेरे समझाएं, देखो ये क्या है, आपका वृत्ताकार है, जब वृत्ताकार, अब जो कुंडली बन गई, अब इसमें हम फेरे लगाते जाए, है ना, ये जो डोरी देखो ऐसे फेरे लगाते जाए, ऐसे, ठीक है, देखो ऐसे,
ये लगाते जा रहे हैं हम फेरे। अब देखो कितने फेरे हो गए वृत्ताकार में, कितने होगा का नहीं। अब ऐसे आप अनंत फेरे लगा सकती हो। तो यही हम बोल रहे हैं, हमारा मतलब यही है कि जो कुंडली है उसमें अगर फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल एन हो, बहुत सारे फेरे हो तो ठीक है। हाँ, कहां से बोल रहे हैं? समाकलन से, डीबी से, है ना। संपूर्ण हमें क्या करना है, संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो क्या करेंगे, डीबी का हम मतलब अल्पांश के कारण जो निकालिए चुंबकीय क्षेत्र, नहीं इसमें लिमिट नहीं रखी जाती। इसमें लिमिट रखने के लिए कुछ नहीं है। क्या है, आपके पास सारा सिंपल गोला है, एक वृत्त है सारा सिंपल, उसमें लिमिट का कोई काम ही नहीं है। लिमिट का काम पिछले में था, इसमें नहीं है। और कुछ समझा तो आगे। हाँ तो वहां बन रहा, अब यहाँ पे कहाँ बन रहा है, यहाँ पे कोई घटक बने, कोई कोण बनागा, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो क्या है, एक ठैया सिंपल सा वृत्ताकार लूप है, तो इसमें कोई लिमिट की कोई बात ही नहीं हो रही, सीमा कुछ ही नहीं रखने के लिए, है ना। और कुछ, और ये तो सब समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा ये देख लो आप कि कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर, है ना, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का की गणना कीजिए और साथ में बताइए कि उसकी तीव्रता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। पूछते ना, प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे ही समझ लो आप, देखो बाकी लिख लेना आप अपने हिसाब से। देखो इधर काय पे निर्भर कर, बी इक्वल टू, ऊपर देखो क्या है, ऊपर पहले सबसे पहले हम क्या लेंगे, फेरों की संख्या n है। अब बताइए फेरों की संख्या कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, यानी फेरों की संख्या तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कैसी है, अनुक्रमानुपाती है। कैसी है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। और समानुपाती का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप फेरों की संख्या बढ़ाते जाओगे ना तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फेरों की संख्या आप जितनी ज्यादा फेरे लगाओगे, जितनी ज्यादा फेरों की संख्या बढ़ाओगे, उतनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, आई यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा का मान जितना ज्यादा बढ़ाओगे, क्योंकि वो भी ऊपर है, तो विद्युत धारा का मान जितना ज्यादा बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी उतना ही ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। और धारा का मान घटा दोगे तो मान कम हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। हम त्रिज्या की बात करें, आर, तो देखो आर कहाँ है, नीचे है, यानी कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो त्रिज्या आप जितनी ज्यादा बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। और यदि आप तीव्रता का मान घटा, मतलब आर का मान घटा दोगे, कम कर दोगे त्रिज्या का मान, तो तीव्रता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब म्यू जीरो क्या है, म्यू जीरो उसका माध्यम है, म्यू जीरो तो माध्यम कहलाना कि नहीं, माध्यम है। या फिर आप इसको चुंबकशीलता कह दो, माध्यम की चुंबकशीलता, ठीक है ना। तो देखिए माध्यम की जो चुंबकशीलता है, यदि आप उसका मान क्या करोगे, बढ़ाओगे। वैसे बुक में क्या दिया गया है, म्यू जीरो का देखना, माध्यम दिया गया, ठीक है। तो यदि आप माध्यम क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो ऊपर है माध्यम, तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और माध्यम घटाओगे तो तीव्रता क्या होगी, घटती जाएगी। तो ऐसे आप तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक लिख सकते हो। ओके, अब किसी को कोई डाउट है तो इस प्रकार से बेटा हमारा ये जो आज का टॉपिक है कंप्लीट हुआ है किसी को नहीं है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद बच्चों।